नमस्कार मित्रों। हमने यह तो समझ लिया कि पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच किस प्रकार से कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन या बोनी रिजॉर्प्शन से उनकी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। आइए अब यह समझते हैं कि कैल्शियम लेवल के चेंजेस पैराथायरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस और इसके सिक्रीशन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। वास्तव में कैल्शियम पैराथायरॉयड हार्मोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन पे अलग अलग तरह से अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। सबसे पहले जब कैल्शियम लेवल घटना शुरू होता है तब वो रिफ्लेक्स फीडबैक पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल्स को बढ़ाना चाहेगा, जिससे कि कैल्शियम को दोबारा नॉर्मल लाया जा सके, क्योंकि पीटीएच का काम है कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। तो जैसे ही ब्लड में कैल्शियम लेवल घटेंगे, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल बढ़ने चाहिए। अब यह कैसे बढ़ सकता है? पहली प्रक्रिया तो यह हो सकती है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच जो रखा हुआ हो, पहले से बना हुआ हो, उसको निकाल लो तुरंत, जिससे तुरंत कार्य आरंभ हो। जब हम देखेंगे कि अब बना हुआ हार्मोन कम पड़ने लग गया और जरूरत हमारी बनी हुई है, तब हम कहेंगे भाई अब और बनाना शुरू करो, जिससे कि हमारी जरूरत पूरी हो सके। और यदि यह जरूरत कई दिनों, महीनों, सालों तक चलती रहे, तब हम कहेंगे भाई बनाने वाली किसी भी, जैसे किसी प्रोडक्ट की जरूरत ज्यादा, उसकी और फैक्ट्री, नई नई फैक्ट्री लगाओ। तो उसी प्रकार से हम कहेंगे कि अब सिंथेसिस बढ़ानी है, तो सिंथेसिस करने वाली सेल्स को का नंबर बढ़ाओ। तो इसी प्रकार से जो कैल्शियम का प्रभाव पैराथायरॉयड हार्मोन पर पड़ रहा है, उनके सिक्रीशन और सिंथेसिस पे, वो सबसे पहले जो रैपिड रेस्पॉन्स होता है वह है प्री सिंथेसाइज्ड पीटीएच को, जो बना हुआ है उसको निकालो, जिससे तुरंत कार्य आरंभ हो। अभी भी अगर आवश्यकता है तो जो थोड़ा स्लो, जो डिलेड रेस्पॉन्स है, वो क्या है कि अब पीटीएच की सिंथेसिस को बढ़ाओ, पीटीएच ज्यादा बने, जिससे वो सिक्रीट होके कैल्शियम को मेंटेन कर सके। और यदि यह आवश्यकता बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, तो पैराथायरॉयड सेल का नंबर बढ़ाओ, पैराथायरॉयड सेल्स के रेप्लिकेशन को बढ़ाओ, जिससे अधिक से अधिक पैराथायरॉयड सेल्स और अधिक पैराथायरॉयड हार्मोन सिंथेसिस कर सके। तो आइए इन तीन फेजेस को, पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन, उसकी सिंथेसिस और पैराथायरॉयड सेल का रेप्लिकेशन, इन तीनों को क्रमशः विस्तार से समझते हैं। जो पहला स्टेप है पैराथायरॉयड हार्मोन के सिक्रीशन का रेगुलेशन। तो देखिए इस कर्व में यहां पर कैल्शियम और पीटीएच के इंटर रिलेशनशिप को समझाया है, और यह इंटर रिलेशनशिप लीनियर ना होके एक कर्व, ये सिग्मोइडल कर्व के रूप में है। इसका क्या अर्थ हुआ? वास्तव में ये जो इस कर्व का मिड पॉइंट है, यह एक हमारा जो एक बैलेंस्ड स्टेटस है उसको बताता है कि जब ये इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ इक्विलिब्रियम से यदि इधर जाने पर, मतलब कैल्शियम कंसंट्रेशन यदि कम हो रही है, तो कैल्शियम कंसंट्रेशन कम है तो तुरंत फीडबैक स्टिमुलस जाएगा कि पीटीएच का सिक्रीशन बढ़ाओ। तो जैसे ही आप ये देख सकते हैं इस कर्व के माध्यम से, कैल्शियम कंसंट्रेशन कम हो रही है तो पीटीएच की कंसंट्रेशन, पीटीएच का सिक्रीशन बढ़ने लग जाता है। तो कैल्शियम के कम होने से पीटीएच का सिक्रीशन बढ़ता तो अवश्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि कैल्शियम कम होता जाएगा पीटीएच हमेशा बढ़ता रहेगा। कुछ समय तक बढ़ने के बाद सेल उससे ज्यादा हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पाती, इसलिए ये प्लेट्यू पे आने लग जाता है। इसी प्रकार से कैल्शियम कंसंट्रेशन अगर बढ़े, कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़े तो अब पीटीएच की आवश्यकता नहीं है, तो बॉडी पीटीएच का सिक्रीशन घटा देगी। तो आप देखेंगे इधर जैसे जैसे कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे पीटीएच का सिक्रीशन घट रहा है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि पीटीएच का सिक्रीशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एक सीमा तक जाने के बाद पीटीएच का सिक्रीशन और अधिक नहीं घट पाता। तो इस प्रकार से यह कर्व अपने दोनों सिरों पर यह फ्लैट होने लग जाता है और एक सिग्मोइडल कर्व का रूप ले लेता है, एक लीनियर कर्व के रूप में ना रहकर। यहाँ पे एक तथ्य को जानने की और आवश्यकता है कि कैल्शियम कंसंट्रेशन कितना कम है या कितना ज्यादा है,
इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कैल्शियम कंसंट्रेशन कितना तेजी से घट रही है या बढ़ रही है। तो जो रेट ऑफ चेंज इन कैल्शियम कंसंट्रेशन है, यह पीटीएच को ज्यादा उस प्रभाव डालता है बनिस्बत कि कितना कम हुआ या कितना ज्यादा हुआ। तो जितना तेजी से कैल्शियम कंसंट्रेशन घटेगी, पीटीएच रिस्पॉन्स उतना रोबस्ट होगा। तो चाहे कैल्शियम कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ना घटे, थोड़ी ही मात्रा में घटे, लेकिन तेजी से घट रही है, तो ज्यादा पीटीएच निकल आएगा बनिस्बत की धीरे धीरे घटते हुए और ज्यादा लो लेवल पे पहुंच जाए। तो हम लोग अब फिर से ये समझते हैं कि घटने और बढ़ने का रिस्पॉन्स किस प्रकार से उत्पन्न होता है। ये हम लोग पहले जान चुके हैं कि पैराथायराइड सेल के ऊपर कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं, CSR। और ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में उपस्थित कैल्शियम को सेंस करते हैं, और इसको सेंस करने के बाद इंटरनल सिग्नल्स को भेजकर और पीटीएच के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो जब भी कैल्शियम लेवल एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कम है, हाइपोकैल्सीमिया के दौरान, वह यह कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स स्टिमुलेट ज्यादा नहीं हो पाएंगे। तो जब ज्यादा स्टिमुलेटेड नहीं होते, तब जो इनका इनहिबिटरी रिस्पॉन्स है साइक्लिक एमपी पे, वो घट जाता है और साइक्लिक एमपी लेवल बढ़ने लगता है। तो अर्थात जब ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स लेस स्टिमुलेटेड फेज में हैं, तब सेल में साइक्लिक एमपी लेवल बढ़कर पीटीएच का सिक्रीशन या पीटीएच की रिलीज को बढ़ा देता है। इसके विपरीत जब कैल्शियम कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, तो वो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर से कंबाइन करके और इंटरनल सिग्नल्स के द्वारा साइक्लिक एमपी सिक्रीशन को घटा देता है, और साइक्लिक एमपी सिक्रीशन घट जाने से पीटीएच का सिक्रीशन भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का कैल्शियम कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर से कंबाइन करके इस पीटीएच रिलीज को प्रभावित करता है। अब ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इस कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर से कंबाइन होकर, बिना कैल्शियम के वह स्वयं कंबाइन होकर और पीटीएच की रिलीज को सप्रेस कर सकते हैं। इनको हम कैल्शियम की तरह से लगने वाले, कैल्शियम को मिमिक करने वाले कैल्सीमाइमेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ये कैल्सीमाइमेटिक सब्सटेंस, इनमें से एक है सिनाकैल्सिड। ये सिनाकैल्सिड जब हम देते हैं, ये एक फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड है, जब हम इसे देते हैं तो ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर से कंबाइन होकर और पीटीएच रिलीज को घटा देता है। तो अगर बॉडी में पीटीएच का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, हाइपर पैराथायराइडिज्म, जिसको जो कि अधिकतर एक ट्यूमर के कारण से होता है, उस ट्यूमर की सर्जरी उसका सबसे अच्छा उपचार है। लेकिन यदि हम किसी वजह से हाइपर पैराथायराइडिज्म में सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए ये कैल्सीमाइमेटिक्स का प्रयोग करके और पीटीएच की रिलीज को घटा सकते हैं। तो सिनाकैल्सिड सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म के केसेस में टेम्पररी पीटीएच को घटाने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। तो यह तो बात हुई पीटीएच की रिलीज को प्रभावित करने की, कि किस प्रकार से कैल्शियम कम होने पे पीटीएच की रिलीज बढ़ जाती है। लेकिन यह काम तो होता है विद इन मिनट्स। जैसे ही कैल्शियम कम होना शुरू हुआ, उसने पीटीएच की जो पहले से बना हुआ पीटीएच है उसकी रिलीज बढ़ा दी, सिक्रीशन बढ़ा दिया। लेकिन यदि यह आवश्यकता लंबे समय तक बनी रहती है, तब वह पीटीएच सिंथेसिस को बढ़ा देती है। अर्थात जीन ट्रांसक्रिप्शन बढ़ा, पीटीएच मैसेंजर आरएनए बढ़े और उन्होंने पीटीएच की सिंथेसिस बढ़ाई। तो हाइपोकैल्सीमिया, जो प्रोलॉन्ग्ड हाइपोकैल्सीमिया है, वो पीटीएच की सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। अब जैसे हाइपोकैल्सीमिया पीटीएच सिंथेसिस बढ़ा रहा है, वैसे हाइपरकैल्सीमिया पीटीएच सिंथेसिस को घटाना भी चाहिए। लेकिन पैराथायराइड सेल्स हाइपोकैल्सीमिया के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं हाइपरकैल्सीमिया की तुलना में। तो इस कारण से हाइपोकैल्सीमिया होने पे जितना पीटीएच सिक्रीशन और पीटीएच सिंथेसिस बढ़ता है, हाइपरकैल्सीमिया होने पे पीटीएच सिंथेसिस उतना ज्यादा घट नहीं पाती। तो इस कारण से अगर सीवियर हाइपरकैल्सीमिया है, तो केवल पीटीएच घटा के उसको कंट्रोल में लाया जा पाना संभव नहीं होता। कुछ और भी सब्सटेंस है जो पीटीएच सिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि पीटीएच सिंथेसिस
या पीटीएच सिक्रीशन को कम करने के लिए कैल्शियम माइमेटिक्स देते हैं, वैसे पीटीएच सिंथेसिस को कम करने के लिए हम 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी पल्सेटाइल फॉर्म में भी देते हैं। तो 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी, जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है, ये पीटीएच सिक्रीशन को प्रभावित नहीं करता, लेकिन पीटीएच के सिंथेसिस को, पीटीएच जीन ट्रांसक्रिप्शन को सप्रेस करके पीटीएच की सिंथेसिस को प्रभावित जरूर करता है। लेकिन अगर बहुत हाइपोकैल्सीमिया होने लग जाए तो हाइपोकैल्सीमिया का इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है बनिस्बत की विटामिन डी के सप्रेसिंग इफेक्ट के। तो अगर हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति तक पहुंच जाए तो हाइपोकैल्सीमिया दोबारा पीटीएच सिंथेसिस को बढ़ा देगा। तो कुछ केसेस में हम 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी को देकर भी पीटीएच सिंथेसिस घटाने का प्रयास कर सकते हैं हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के केसेस में। अब जैसे कैल्शियम और विटामिन डी पीटीएच सिंथेसिस को प्रभावित कर रहे हैं, उसी प्रकार से फॉस्फेट्स भी पीटीएच सिंथेसिस को प्रभावित करता है। ये फॉस्फेट्स क्या करते हैं? कैल्शियम को बाइंड कर लेते हैं, हाइपोकैल्सीमिया उत्पन्न करते हैं और उसके कारण से ये पीटीएच सिंथेसिस बढ़ जाती है। हालांकि कुछ असर फॉस्फेट्स का डायरेक्ट भी होता है, लेकिन प्रेडोमिनेंट इफेक्ट इनका इनडायरेक्ट होता है। अब तीसरा स्टेप आता है पीटीएच सिक्रीट करने वाली पैराथायरॉयड सेल्स का रेप्लिकेशन। सबसे पहले तो हमने जो पहले से बना पीटीएच उसको रिलीज करा दिया, और अधिक आवश्यकता रही तो पीटीएच की सिंथेसिस बढ़ा दी जिससे और बनता जाए और रिलीज होता जाए। और अगर प्रोलॉन्ग्ड क्रॉनिक रिक्वायरमेंट है, क्रॉनिक हाइपोकैल्सीमिया है, तो और ज्यादा पीटीएच बनाने के लिए पैराथायरॉयड सेल्स का रेप्लिकेशन बढ़ जाता है, ज्यादा पैराथायरॉयड सेल्स बनती हैं जो कि और अधिक पैराथायरॉयड हार्मोन बना सके। अब यह पैराथायरॉयड सेल्स का रेप्लिकेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है चाइल्डहुड में, जबकि हमें ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन की जरूरत है। एडल्ट्स में जब उतना पैराथायरॉयड हार्मोन की जरूरत नहीं है, अब उतना कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एक्टिव नहीं है जितना चाइल्डहुड में ग्रोइंग फेज में होती है, तो यह नेचुरल इनेट पैराथायरॉयड सेल रेप्लिकेशन घट जाता है। अब एडल्ट्स में अगर हाइपोकैल्सीमिया है तब वो रेप्लिकेशन को बढ़ा देगा, प्रोलॉन्ग्ड हाइपोकैल्सीमिया। हाइपरफॉस्फेटीमिया, फॉस्फेट लेवल ज्यादा हो जाए, ब्लड में इनऑर्गेनिक फास्फोरस के लेवल ज्यादा हो जाए, तो उसको कम करने के लिए पीटीएच पैराथायरॉयड सेल्स का रेप्लिकेशन बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार से यदि क्रॉनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी है जिससे एक्टिव विटामिन डी वो कम हो जाए, यह भी पैराथायरॉयड सेल के हाइपरप्लेजिया को, रेप्लिकेशन को स्टिमुलेट करते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स में जैसे यूरेमिया में भी ये रेप्लिकेशन बढ़ जाता है। और जैसे हम लोगों ने भी बात की कि 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी को अगर हम डायरेक्टली दे दें तो जिस प्रकार से सिंथेसिस घटाती है उसी प्रकार से रेप्लिकेशन भी घटा सकती है। तो पुनः अगर पैराथायरॉयड सेल का ट्यूमर है जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म करा रहा है, तो उसमें एक्टिव विटामिन डी देने से हम पैराथायरॉयड सेल का रेप्लिकेशन भी कम कर सकते हैं और पैराथायरॉयड सेल से पैराथॉर्मोन की सिंथेसिस को भी कम कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने समझा कि पैराथायरॉयड सेल्स से पीटीएच का सिक्रीशन और उसकी सिंथेसिस, इसको किस प्रकार से हम रेगुलेट कर सकते हैं। कैल्शियम जितना ज्यादा होता जाएगा पीटीएच की रिलीज को घटा देगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम वो भी सिंथेसिस और रिलीज को घटाता है। और इसी प्रकार से 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी जो रेडीमेड जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, अगर वो बढ़ जाए तो वो भी पीटीएच की सिंथेसिस को घटा देती है। पीटीएच को बढ़ाने वाला सब्सटेंस केवल एक है, वह है इनऑर्गेनिक फास्फोरस का लेवल बढ़ जाना। कैल्शियम का लेवल कम होना पीटीएच को बढ़ाता है, लेकिन फास्फोरस का लेवल ज्यादा होना ये पैराथायरॉयड पीटीएच की सिंथेसिस और उसकी रिलीज को बढ़ा देता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने समझा कि किस प्रकार से 3 फेजेस में कैल्शियम पैराथायरॉयड ग्लैंड को प्रभावित करता है। हाइपोकैल्सीमिया होने पर जब पीटीएच की जरूरत ज्यादा है तो प्रारंभ में प्री फॉर्म्ड पीटीएच रिलीज हो जाता है, ये इमीडिएट इफेक्ट हुआ। जब वो रिक्वायरमेंट बनी रहती है तो पीटीएच की सिंथेसिस बढ़ जाती है जिससे और पीटीएच बने
और पीटीएच निकले, और उसके बाद भी अगर हाइपोकैल्सीमिया बहुत लंबे समय तक बना रहता है और पैराथायराइड हार्मोन की जरूरत होती है, तो पैराथायराइड सेल का रेप्लिकेशन भी बढ़ जाता है, जिससे अधिक से अधिक पैराथायराइड सेल्स हों जो और अधिक पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कर सके। धन्यवाद।